नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। देश की आज़ादी के 77 वर्ष पूरे हो गए। हम सबों ने अपने 78वीं आज़ादी की सालगिरह मना ली, पर इन 7.5 दशकों में यानी 1947 के बाद से आज़ादी का कैसा स्वरूप होता जा रहा है। भगत सिंह की एक उक्ति बार बार उद्धृत की जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि आज़ादी का अर्थ उनके लिए सत्ता का कुछ गोरे लोगों के हाथों से कुछ काले उसी मानसिकता के लोगों के हाथ में जाना नहीं है। पर आज क्या ऐसा नहीं हो रहा है, या क्या हम भगत सिंह के आज़ादी के उस सपने को साकार कर पा रहे हैं? मैं कुछ चंद उदाहरणों से बताता हूँ। कई बार पढ़ा होगा कहीं, सरकार के किसी फैसले से नाराज एक महिला ने संसद परिसर के भीतर ही नेहरू का गला पकड़कर पूछा था, क्या यही आज़ादी है? क्या इसीलिए आज़ादी मिली थी? शांत भाव से नेहरू ने उस महिला से कहा था, बहन, संसद परिसर के भीतर देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़कर तुम प्रश्न पूछ रही हो, और कैसी आज़ादी चाहिए? आज़ादी का ये तत्काल बाद का यह एक चित्र था। इसके दोनों ही पक्ष हैं कि एक तो उस महिला को सरकार के फैसले से वह नाराज थी, पर दूसरी ओर तब की स्थिति यह थी कि एक सामान्य व्यक्ति प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछ सकता है। यदि उससे पूर्व की बात करें, गांधी जी का पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में शुरू हुआ था। गांधी अपने कुछ साथियों के साथ नील्हे साहबों के किसानों पर किए जा रहे अत्याचार की जानकारी के लिए चंपारण के गांवों में गए थे। अपने साथियों को उन्होंने कहा था कि वे किसानों की समस्या और उसके बारे में जानकारी नोट करें। जब यह बात अंग्रेज अधिकारियों को पता लगी तो उन्होंने अपने सिपाहियों को जहां गांधी के साथी किसी पेड़ की छाया में या कहीं बैठकर किसानों की समस्या को नोट कर रहे थे, उससे कुछ दूर जाकर बैठ जाते थे। होता यह था कि उससे किसानों में एक डर की भावना आती थी। स्वयं जो लिखने वाले थे, गांधी के साथी, उन्हें भी कुछ असहजता महसूस होती थी। उन लोगों ने गांधी से इसकी शिकायत की तो गांधी जी ने पूछा था, क्या उन सिपाहियों ने आप लोगों से कुछ कहा? उत्तर में नहीं मिलने पर उन्होंने कहा था, तो फिर आप उन्हें वही समझिए कि वह भी एक साधारण आदमी है, और जब तक वह आपके काम में व्यवधान नहीं डालता है उसे कुछ कहना नहीं है। क्या आज ऐसी कल्पना आप कर सकते हैं कि आप सरकार के विरुद्ध कुछ कर रहे हों और सिपाही चुपचाप मूक दर्शक बनकर आपको देखता रहे? उसके तत्काल बाद गांधी जी पर एक नोटिस थमा दिया गया कि वे चंपारण में अशांति फैलाना चाहते हैं, और उन्हें चंपारण छोड़ने का नोटिस थमा दिया गया। गांधी ने अपने साथियों से विचार किया, अदालत में पेश हुए और उन्होंने लिखित दे दिया कि वो अशांति नहीं, किसानों की समस्या जानने आए हैं और वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे, सरकार की इस आज्ञा को नहीं मानेंगे। न्यायालय में उन्होंने अपनी पूरी बात कही और उसके बाद पुलिस ने वह नोटिस वापस ले लिया और उन्हें ऐसा करने की लिखित इजाजत मिली। क्या आज ऐसा संभव है कि आप कहीं भी किसी भी सरकार के किसी एक दल या किसी एक राज्य की सरकार की बात नहीं होगी, आप कोई कर रहे हो और आपको इस तरह की छूट मिल सकती है? याद कीजिए, चंद महीने पहले ही दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ कैसा हुआ था, जब जानवरों की तरह पुलिस घसीटकर उन्हें वहां से हटा रही थी। पूरा देश दूरदर्शन से उन्हें देख रहा था। 1975 के आसपास दिल्ली की एक पुलिस अधिकारी प्रधानमंत्री के गाड़ी का चालान इसलिए काट दिया कि वह नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने उस अधिकारी किरण बेदी को अपने घर पर बुलाकर उसे शाबाशी दी थी। आज 2021 में उत्तर प्रदेश की एक महिला अधिकारी वहां के एक मंत्री के पुत्र की गाड़ी का चालान काटती है और उसका परिणाम यह होता है उस सिपाही को त्याग पत्र देना पड़ जाता है। कहीं मंत्री का बेटा
किसानों को गाड़ी से कुचल दे रहा है और सरकार उसके बचाव में खड़ी हो जा रही। महान स्वाधीनता सेनानी जयप्रकाश नारायण जब 1975 में अपनी सत्ता बचाने के लिए इंदिरा द्वारा देश पर लादे गए आपातकाल के विरोध में एक रैली का नेतृत्व कर रहे थे, तो आजादी के उस महानायक पर पटना की सड़कों पर बेदर्दी से पुलिस लाठियां प्रहार कर रही थी, जिस पर जनकवि बाबा नागार्जुन ने व्यंग किया था, जयप्रकाश पर पड़ी लाठियां लोकतंत्र। पर यह आज से 40 साल पहले की बात। आज कहीं भी सरकार अपने किसी बलात्कारी मंत्री के बचाव में खड़ी हो रही है, कहीं अपने भ्रष्ट मंत्रियों के बचाव में आ रही है, और हर कोई, पूरा देश इसे देख रहा है। तो क्या यह नहीं लगता कि आज़ादी आज अराजकता की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है? एक अन्य घटना की जानकारी, जब जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना का आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, रामलीला मैदान में अनशन का परमिशन उन्हें दिया गया था। जब अन्ना दिल्ली पहुंचते हैं तो सरकार द्वारा वह परमिशन वापस ले लिया जाता है। उसके बावजूद अन्ना जैसे आदमी को वहां से जब वो अनशन पर पहुंचते हैं, उठाकर तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। पर वह जन दबाव या अन्ना के व्यक्तित्व का वह प्रभाव था कि सरकार को अंत में झुकना पड़ता है, उन्हें छोड़ना पड़ता है, और फिर जो हुआ वह आप सभी जानते हैं, वह आज इतिहास का अंग है। लेकिन क्या आज़ादी भगत सिंह के उस सपने की आज़ादी है? क्या वह वही नहीं हुआ कि सत्ता कुछ अंग्रेज साहबों के हाथ से इस देश के उसी मानसिकता के कुछ लोगों के हाथ आ गई? आज नौजवान सड़क पर नौकरियों के लिए तड़प रहे हैं, घूम रहे हैं, और सरकारी नौकरियों की परीक्षा के प्रश्न जहां तहां लीक हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारियों से लेकर जिले के डीएम और थाना के थानेदारों तक के पद की नीलामी की खबरें जब तब अखबारों पत्रिकाओं की सुर्खियां बन जाती हैं। बिहार में तो एक विधायक ने सरेआम मुख्यमंत्री से पूछ लिया था कि मुख्यमंत्री जी, आजकल आपके विश्वविद्यालयों में कुलपति बहाली का क्या रेट चल रहा है? पर वह नैतिकता नहीं है, वह न तो वैसी नैतिकता, आत्मबल न तो प्रश्न पूछने वाले के पास है, और न ही उस प्रश्न के विरुद्ध उत्तर दे सकने की वह आत्मबल हमारी सरकारों के पास है। उनके पास आत्मबल के नाम पर है तो पुलिस की लाठियां, अत्याचार, केस मुकदमे में फंसाकर प्रश्न पूछने वालों को प्रताड़ित किया जाना, भ्रष्टाचार आज अति सामान्य बात हो गई है। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार कर रहे हैं कि न्यायालयों की दुरूहता के कारण लोग न्यायालय आने से डर रहे हैं और बाहर अन्याय, अत्याचार सहने को विवश है। तो आखिर यह कैसी आज़ादी का स्वरूप बनता जा रहा है? क्या आज़ादी अराजकता की ओर नहीं बढ़ती जा रही है? और यदि ऐसा हो रहा है तो शहीद आजम भगत सिंह को बार बार श्रद्धांजलि और उनकी इस पंक्तियों को कोट करने की जगह उनके सपनों की आज़ादी का स्वाद चखाना क्या इस देश के आवश्यक नहीं? सोचिएगा जरूर। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले अंक।